हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति में। तो जैसा कि ये ट्रैक्शन का आपके सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है जो कि है ट्रेन लाइटनिंग। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक को कवर कर दिया है। काफ़ी इजी सिलेबस है। ट्रैक्शन का आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो आपका 60 प्लस 100% मार्क आएंगे अगर आपका राइटिंग और लिखने का जो तरीका है वो अच्छा है तो। ठीक है, इससे पहले जितने भी टॉपिक कवर किया अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो चलिए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ क्रैश कोर्स में कि किस तरह से आप लिखिएगा तो कि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जॉब जो है आपके मार्क पे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो अपना है ट्रेन लाइटिंग। ट्रेन लाइटिंग क्या होता है? ट्रेन के अंदर जो भी चीज जैसे फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, जो फ्रिज वगैरह सब है, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह सब है, वो जो ऑपरेट होते हैं वो उनको ऑपरेट करने के लिए या तो एक जो ट्रेन में इंडोर जनरेशन होता है, दूसरा होता है एक्सीएल के थ्रू जनरेटर को रोटेट करवाया जाता है। ये सभी चीज आगे पढ़ेंगे तो वो होता है अपना ट्रेन लाइटिंग। ट्रेन के अंदर जो लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं वो किसके जरिए करते हैं, कहाँ से हम सोर्स लेते हैं, यही सभी चीज अपने पढ़ेंगे ट्रेन लाइटिंग में। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार फ्रेम किए जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन ट्रेन लाइटिंग, राइट इट्स रिक्वायरमेंट, जो कि आगे पढ़ेंगे। दूसरा कि फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रेन लाइटिंग। तीसरा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी ऑफ ट्रेन लाइटिंग। तीसरा एक्सप्लेन डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। राइटिंग नोट्स ऑन इंडन जनरेशन। इंडन जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आगे की वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आप चाहे तो डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि स्पीड कुछ ज्यादा है क्योंकि वीडियो को मैंने जब काफी ज्यादा फॉरवर्ड बोर्ड में डाल देता हूँ ताकि समय कम लगे आप लोगों को देखने में। अगर आपको लगे कि स्पीड है वीडियो तो आप स्लो कर सकते हैं यूट्यूब फीचर के जरिए। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन ट्रेन लाइटिंग, राइट इट्स रिक्वायरमेंट। तो आपको किसमें क्या लिखना है? सिंपली आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देना है कि दैट देखिए ट्रेन लाइटिंग इज बाय इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन रेलवे 1930। आपको 1930 में लिखना है। ठीक है, 1930 में इंडिया में सबसे पहले ट्रेन लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी जो है ट्रेन में। दूसरा इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सप्लाई प्रोवाइड करना किसको? लाइटनिंग के लिए, मतलब बल्ब जलाने के लिए, दूसरा फैन चलाने के लिए, दूसरा एसी के लिए, दूसरा रेफ्रिजरेटर के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए। आपने देखा होगा कि किचन वाले बोगी जो होते हैं उसमें खाना बनाने के लिए भी सप्लाई जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि वो गैस वहाँ चूल्हा जला नहीं सकते। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है ट्रेन लाइटिंग का? ठीक है, क्या क्या जरूरी है ट्रेन लाइटिंग में? तो पहला है कि जो भी हम यूज करेंगे सप्लाई, उसमें कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए और करंट कांस्टेंट होना चाहिए। सभी चीज जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट होना चाहिए एट एनी स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का चाहे कोई भी स्पीड हो, लेकिन अपना वोल्टेज और करंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो जो अपना बल्ब है या फिर जो भी फैन है वो फ्लक्चुएट की वजह से खराब हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कि रिक्वायरमेंट कि व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी, जब ट्रेन कभी भी स्थिर अवस्था में मतलब रुक जाता है तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक सभी लैंप ऑफ होना चाहिए, जो एनर्जी या वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये अपना रिक्वायरमेंट था। तीसरा अपना रिक्वायरमेंट है, यही सब चीजें आपको लिखनी है एग्जाम में कि द जनरेटर यूज्ड फॉर द ट्रेन लाइटिंग शुड हैव कांस्टेंट पोलैरिटी, और पोलैरिटी उसका कांस्टेंट होना चाहिए ताकि कांस्टेंट वोल्टेज और करंट मिल सके। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में अपना ट्रेन रोटेट हो रहा है, अगर बैक हो रहा है या आगे हो रहा है, पीछे हो, कोई भी कांस्टेंट पोलैरिटी होना चाहिए। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट पोलैरिटी, आगे वीडियो में देखेंगे वाले। तीसरा है जो अपना वोल्टेज एंड करंट डिलीवर बाय द जनरेटर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द लोकोमोटिव। तीसरा है कि द लैंप व्हिच आर कनेक्टेड टू द वेरिंग वोल्टेज विल नॉट वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। चलिए, अब कुछ ये पॉइंट भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि ट्रेन लाइटिंग क्या होता है उसके दौरान। कि ट्रेन लाइटिंग इज वन ऑफ द मेन पैसेंजर सर्विस। एक पैसेंजर सर्विस है जो कि ट्रेन को एक सौंदर्य लुक देता है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस द इमेज ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे को काफी ज्यादा अच्छा बनाता है ट्रेन लाइटिंग, क्योंकि ट्रेन से ही जो अपना रेलवे होता है, ट्रेन होता है, वो रोमांचक दिखता है, एकदम सौंदर्यशील दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है। ऑल्दो द फर्स्ट ट्रेन लाइटिंग, सबसे पहले जो ट्रेन रन हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, मुंबई से थाने के बीच। और ट्रेन लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है सबसे पहले इंडियन रेलवे 1930 में किया गया था, जो कि डायनामो के जरिए किया गया था, जो कि जो अपना एक्सेल होता है, मतलब जो पहिया होता है ट्रेन का, उससे डायनामो को नचाया गया, मतलब घुमाया गया और देन उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई। लेकिन उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन था, जिस वजह से जो भी बल्ब थी, लाइटिंग व्यवस्था थी, वो खराब हो जाती थी। आगे धीरे धीरे इनहांस होते गया। अब आगे जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रेन ऑफ लाइटिंग,
जो अपना फैक्टर क्या है इफेक्ट करने वाला ट्रेन ऑफ लाइटिंग को। पहला है कोच लोड। कोच समझ रहे हैं, बोगी जो होता है, ठीक है, एक डब्बा जो होता है, जैसे ये डब्बा होता है फिर इससे दूसरा जुड़ा होता है, तो कोच में कितना लोड है, ठीक है, उसमें कितना सीटें हैं, कितना मतलब पावर लोड है, ये सभी चीज जो डिपेंड करता है ट्रेन लाइटिंग। दूसरा है स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या है। तीसरा है वेट ऑफ इक्विपमेंट, उस जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है जितने भी समझेंगे उसका बोगी का वेट कितना है। दूसरा है अवेलेबल, हमारे पास कौन सा टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है करंट में। दूसरा है सेल्फ जनरेशन, और जो 6 है हेड ऑन जनरेशन। और हेड ऑन जनरेशन मतलब होता है कि रेल के आगे वाले डब्बा में जो अगर हम जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और उससे सप्लाई करते हैं ट्रेन लाइटिंग मतलब करते हैं, तो वो होता है हेड ऑन जनरेशन। मिड ऑन जनरेशन, इन ऑन जनरेशन, ये सभी जाके वीडियो में पढ़ेंगे। पर्पस तो वही है कि लाइटनिंग के लिए, फैन के लिए, एसी स्विच, एसी और रेफ्रिजरेटर के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए और चार्जिंग ऑफ एनी डिवाइस, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए हम ट्रेन लाइटिंग का जरूरत पड़ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी ऑफ ट्रेन लाइटिंग। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी क्यों होना चाहिए, ताकि कांस्टेंट वोल्टेज और करंट हो, ताकि जो अपना ट्रेन लाइटिंग में जितने भी इक्विपमेंट यूज किए गए हैं वो एक्सपायर ना हो, खराब ना हो। ठीक है, तो अब ये देखिए वर्क कैसे करता है, किस तरह से हम जो है यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी प्राप्त करते हैं। जैसे अपना ये ट्रेन है, ये अपना पहिया होता है, पहिया में क्या होता है, जो अपना पहिया होता है उसके एक्सल मतलब धुरी में इसके शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से। ये सपोज ये क्या है, अपना ट्रेन व्हील है, चक्का है, ट्रेन का व्हील है, और इसके जो एक्सल से है ये अपना बेल्ट के जरिए यहाँ मोटर को डायनेमो को, जनरेटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही ये जो अपना व्हील है वो रोटेट करेगा, तो जब लोकोमोटिव आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये रोटेशन जैसे ही होगा तो ये भी घूमेगा, और घूमने के बाद क्या होगा, अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, जैसा कि जनरेटर का रूल आपको पता होगा। अगर ये जो व्हील है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उस कंडीशन में भी यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी प्राप्त होता है, जैसे कि आप यहाँ से वर्किंग प्रिंसिपल में देख सकते हैं। जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मस्त फेयर है, सबसे अच्छा देखिए यहाँ आपको इस तरह से है अपना ये डायनेमो या जनरेटर के अंदर का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, तो ये अपना है एक्सल। तो देखिए अगर जब क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब इधर घूमेगा, तो ये जो पोल है ये P से सटेगा, और ये वाई एक्सिस जो है वो N2 से सटेगा। तो P से सटने के कारण इसमें प्लस मिलेगा वोल्टेज, और थोड़ा आगे में कर दूं स्लाइड, तो P से देखिए जैसे ही एंटी मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा हमारा व्हील, तो इसके वजह से जो जनरेटर है उनका जो एक्सल है, जो आर्मेचर है, वो भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, और क्लॉकवाइज घूमने से ये P1 पे टच करेगा, एक्स P1 पे टच करेगा तो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी मिलेगा, और ये जो Y जो है वो नेगेटिव N2 पे टच करेगा, जिस वजह से हमें नेगेटिव पोलैरिटी मिले। तो प्लस माइनस मिल गया, इससे हम लाइटनिंग की जो भी व्यवस्था है, फैन स्विच वगैरह सब जो भी एसी मोबाइल चार्जिंग है वो सभी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ट्रेन का जो अगर मान लीजिए इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया, फिर उधर से लौटेगा, तो जो व्हील का रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो व्हील के रोटेशन चेंज होने से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, तो उस कंडीशन में एक्स जो है N1 पे सटेगा, टच करेगा, और वाई जो होगा ये P2 पे सटेगा। N1 के टच करने पर यहाँ माइनस पोलैरिटी मिलेगा, और P2 पे सेट करने पर पॉजिटिव पोलैरिटी, दोनों केस में प्लस माइनस ही मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी हमको मिल रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज एंड आउटपुट मिलेगा। तो ये था ट्रेन लाइटिंग में यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी फाइंड आउट करने के तरीके। आइए आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम कांस्टेंट आउटपुट जनरेट करते हैं, मतलब जो अपना वोल्टेज है और करंट है वो किस तरह से जनरेट करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो बेल्ट ड्राइवन मेथड है, दूसरा है 3 ब्रश जनरेटर मेथड, चौथा है 4 ब्रश जनरेटर मेथड, जिसको रोजनबर्ग जनरेटर भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन नोट्स वगैरह में पूछा जा सकता है, ये 6 मार्क में पूछा जाता है, उसे 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, आप जब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा ओवरव्यू बस दे देता हूँ, और इससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको एक एनिमेशन वीडियो, आप जब तक आप प्रैक्टिकल रूप से इसको देखिएगा नहीं तो आप ट्रैक्शन को कभी भी लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, रटने में से कोई फायदा नहीं है। तो जस्ट ये एक व्हील है, उनको बेल्ट इस पे लगा हुआ रहता है, ये रोटेट होता है, तो ये अपना क्या देता है, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी और कांस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से आता है अपना 3 ब्रश, इसमें भी वही रूल है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ 3 ब्रश किया हुआ रहता है, तो ये भी कांस्टेंट पोलैरिटी देता है, मतलब कांस्टेंट आउटपुट देता है। इस तरह से आता है रोजनबर्ग जनरेटर, ये आपने देखा होगा। तो जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़िएगा तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। तो ये सभी चीजें ट्रेन लाइटिंग व्यवस्था करने की एक पद्धति है, जिसमें पहले हमने पढ़ा बेल्ट ड्राइवन, फिर था 3 ब्रूस जनरेटर टाइप, फिर 4 जनरेटर, फिर आता है डबल बैटरी। अगर इस तरह के देखिए उसमें काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है कि जो ये अपना बेल्ट ड्राइवन है
उसी समय ऑपरेट होगा जिस समय से ट्रेन मूव कर रही है। अगर ट्रेन स्टेशनरी कंडीशन में मतलब रुक जाती है तो उस कंडीशन में तो वो व्हील हमारा रोटेट नहीं करता है। रोटेट नहीं करने की वजह से जो ट्रेन लाइनिंग व्यवस्था है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ट्रेन को मतलब लाइटिंग को सप्लाई नहीं मिलेगी तो उस वजह से जो भी लाइटनिंग है, फैन है वगैरह स्विच हो जाएगा। तो इसीलिए हम हर एक बोगी में बैटरी, डबल बैटरी की व्यवस्था करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ट्रैक्शन सिस्टम में चीजें होती हैं वो डबल की जाती है, यानी कि स्टैंड बाय यूनिट के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो हर जगह डबल कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इंडियन रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में। तो यहाँ भी ये देखिए, ये है, दूसरा ये है। तो ये स्टैंड बाय के रूप में रखा हुआ है कि अगर इस तरह ये खराब हो जाए किसी इमरजेंसी में तो ये ऑपरेट करें, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये अपना व्हील है, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है। अभी जैसे मान लीजिए ट्रेन हमारा स्टेशनरी है, ठीक है। जब आप इसे पढ़िएगा तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन ट्रेन इज स्टेशनरी और रन स्लो, या धीरे धीरे रन हो रहा है या स्टेशनरी है, तो उस कंडीशन में जो अपना ये B1 और B2 है, ये जो ब्रश B1 और B2 है वो टच में नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये बैटरी है वो दोनों ऑपरेट रहेगा और उससे हमारा ट्रेन को लाइट मिलेगा और जो अपना फैन है वो वर्क करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेन ऑपरेट होने लगेगा तो ये जो ब्रश है ये टच में आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक टच में आ जाता है। टच में आने की वजह से ये डायोड जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये जो बैटरी का है वो उस कंडीशन में अब चार्ज होने लगता है और इससे सप्लाई जो है ये लाइटिंग और फैन को मिलने लगता है, ठीक है। और जैसे ही फिर ट्रेन जो कहीं रुक जाती है स्टेशन पे तो ये अपना बैटरी इस कंडीशन में ऑपरेट होने लगता है। तो यही सब चीजें जब आप इसको पढ़िएगा तो आप को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है सेल्फ जनरेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है खुद पर खुद जनरेशन होता है। जस्ट इसमें भी वही बात है कि इसमें भी ये जो अपना कोच का व्हील है, चक्का है, और इसको बेल्ट ड्राइव से जोड़ दिया जाता है और इसे कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से लोड को ट्रांसफर करके डीसी में चेंज करके बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी को चार्ज करने के बाद वो ट्रेन लाइटिंग व्यवस्था उसमें की जाती है। इसमें कुछ इसका एडवांटेज है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, नो एडिशनल सोर्स, कोई तरह का एडिशनल सोर्स नहीं होता। तो जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है इंडोन जनरेशन। अब देखिए इंडोन जनरेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये अपना ट्रेन है, ये डब्बा है, ये एक डब्बा यहाँ है और एक डब्बा यहाँ है, कुछ इस तरह से। थोड़ा मैं अच्छे से आपको बना दूं। देखिए मान लीजिए एक ये बोगी है, ठीक है, दूसरा बोगी ये है, तीसरा बोगी ये है और ये फर्स्ट का बोगी है जो कि इंजन है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं आपको सही से एडजस्ट बना दूं। तो देखो अगर जनरेशन एंड में हो, मतलब लास्ट डब्बा में जनरेटर है, जो भी सिस्टम वहां लगे हुए हैं, चाहे वो डीजल इंजन से हो या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी, चाहे 25 kV के जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है उससे हो, अगर हमारा जो सप्लाई अरेंजमेंट सिस्टम अगर इंड में हो तो वो होता है अपना इंडोन जनरेशन, ठीक है। अगर जो सप्लाई है का जनरेशन अगर इंड में हो, मतलब ये जो अपना ट्रेन सिस्टम है इसके इंड वाले डब्बे में हो, अंतिम डब्बे में हो, तो वो होता है इंडोन जनरेशन, ठीक है। अगर वो आगे में हो तो उसको बोलते हैं हेड ऑन जनरेशन। अगर वो किसी बीच वाले डब्बे में हो तो उसको बोलते हैं मिड ऑन जनरेशन। तो मिड ऑन जनरेशन का यूज तब पड़ता है जब कोचों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। अगर बोगी किसी भी ट्रेन में ज्यादा होगी, अगर 20 बोगी होगी तो उस कंडीशन में मीडियम में भी मिड ऑन जनरेशन का यूज किया जाता है दोनों तरफ सप्लाई अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज आपको लिख देना है एग्जाम में। ईओजी मतलब इंड ऑन जनरेशन जो होता है वो 415 वोल्ट और 700 वोल्ट पर ये 3 फेज जनरेशन करता है और इसको 110 वोल्ट एसी यूटिलाइज फॉर ट्रेन लाइटिंग, उसको कन्वर्ट करके 110 वोल्ट दिया जाता है ताकि ट्रेन लाइटिंग हो। ये सभी चीज आपको जस्ट लिख देना, एक माइंड मैप बना लेना इसका कि अगर देखिए ट्रेन के इंड में जनरेशन हो तो इंड ऑन जनरेशन होगा और बीच में हो तो मिड ऑन जनरेशन होगा, आगे में हो अगला वाला इंजन में हो तो उसको बोलते हैं हेड ऑन जनरेशन। यही सब अगर आपको यह लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आप जो यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे तो ये जो वीडियो था ये लास्ट वीडियो था आपके टॉपिक का। अब जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस एक तरह से कह सकते हैं पूछे जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, देन उसके बाद हम यूटिलाइजेशन पे बढ़ेंगे आगे और स्विच गियर, देन एसी मशीन, देन अपना ऑटोमेशन होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।